अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज पॉलिटिकल साइंस की मैंने रिकॉर्डिंग करनी थी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के सेक्शन से। अच्छा, सब मैं स्टार्ट करूं से पहले ना, मैं एक दो क्यूरीज मुझे मिली है इंस्टा पे। मैं उनको पहले एड्रेस कर देती हूँ। मुझे रात को एक बच्चे का मैसेज आया, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, मैम ये पॉलिटिकल साइंस की कौन सी प्लेलिस्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के नाम से सेक्शन है मेरे होम पेज पे। आपको प्लेलिस्ट ना, पॉलिटिकल साइंस का आप सिलेबस देखें, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के नाम से मिलेगी, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के नाम से मिलेगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको सेक्शन मिलेगा। अभी देखने का तरीका क्या होता है, ये देखो। ये मेरा होम पेज है, मैंने होम पेज खोला हुआ है। ठीक है, आप होम पेज पे आप नीचे जाएं, होम पेज पे ही तो ये देखें। सबसे पहला मेरा ये तो वीडियोस आ गई ना, रैंडम वीडियोस सारी, ये तो सारी यहाँ पे मिक्स वीडियोस होती हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे सेक्शन, सबसे पहला ग्रामर का सेक्शन है मेरा। अब ग्रामर के सेक्शन के अंदर देखिए, ये प्ले लिस्ट है सारी, बहुत सारी, ये तीन चार प्ले लिस्ट मैंने डाली हुई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ये टेंसेस की, कंडीशनल्स की, क्लॉजेस की। तो आपको प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको ये डिफरेंट नाम नजर आएंगे, लेकिन आप देखना चाह रहे हो कि ग्रामर की कितनी प्लेलिस्ट है, तो आप होम पेज पे जाओ और मेरे सेक्शन में देखो। होम पेज पे आपको आजकल ना सारे यूट्यूबर्स इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब पैराग्राफ राइटिंग के लिए मेरी एक ही प्लेलिस्ट थी, तो मैंने सेक्शन बना के एक प्लेलिस्ट इधर डाल दिए। देन उसके नीचे आपको यहाँ पे देखो पॉलिटिकल साइंस की मिलेगी, उसके नीचे आपको क्रिमिनोलॉजी की मिलेगी। पॉलिटिकल साइंस में मैंने अब तक तीन प्लेलिस्ट डाली हुई है, आज मैं चौथी बनाऊंगी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के नाम से। तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का ओवरव्यू जो था एक वो है। देन दूसरी प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से। देन थर्ड है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे। तो अगर आप सीधा प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में तो आपको देखो इस तरीके से मिक्स सारी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। प्लेलिस्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस के नाम से नहीं होगी। ठीक है। देखो ये इस तरीके से आ रही है, प्लेलिस्ट के अंदर पॉलिटिकल साइंस के नाम से नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल साइंस में जो सिलेबस में हमारे सेक्शन है उन नाम से आपको मिलेगी, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको देखना है कि पॉलिटिकल साइंस की सारी प्लेलिस्ट किधर है, तो आप मेरे होम पेज पे जाके मेरे सेक्शन पे जाओ। सेक्शन पे आपको ऑलरेडी जाकर समझ आ जाएगा कि ये रहा, कि पॉलिटिकल साइंस की कितनी प्लेलिस्ट मैम ने डाल दी है। तो अब मैं और भी डालूंगी तो यहाँ पे फिर एरो आएगा मजीद देखने के लिए कितनी प्लेलिस्ट उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के पार्ट वन पेपर जो वन है उसमें कितनी डाली हुई है। तो आप लोगों की क्यूरी मैंने एड्रेस कर दी है। दूसरा, इंस्टा पे मुझे बच्चे ने ये मैसेज बेसिकली ये किया था, मैम आपने आइडियोलॉजीज में अगर बनाई है वीडियोस तो मुझे पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट नहीं नजर आ रही। वहां पे तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ये सब लिखा हुआ है। तो अगर आपने आइडियोलॉजीज अपलोड की हैं तो मार्क्सिज्म की किधर है? तो मैंने अभी तक बच्चों इसका रिप्लाई ये है कि मैंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की प्लेलिस्ट आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि अभी तक मैंने अपलोड की भी नहीं है। अगर मैंने अपलोड की तो आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन के अंदर कितनी प्लेलिस्ट है। ठीक है। अच्छा, आज हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले कैपिटलिज्म। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ना क्यों जरूरी है? अब बहुत से बच्चे कहेंगे मैम कैपिटलिज्म तो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क नहीं था, ये तो इकोनॉमी को लेके था, कि बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जनरेट करते हैं। तो जरूर एक इकोनॉमिक मॉडल है, लेकिन ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। देखो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, लास्ट कौन बनवाता है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही बनवाते हैं। आपको पता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं अपने पैसे की वजह से ज्यादा लगाते लगाते कम में जनरेट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। तो वो लोग, और आपको पता है आपकी सोसाइटी में जो पावरफुल होता है उसी की एक से होती है पॉलिटिक्स में। ऐसा ही होता है ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी मानी जाती है, गरीब की तो कोई नहीं मानता। अब देखो आ गया ना ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर। अब इससे आप पॉलिटिक्स देखें कि वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे होते हैं, क्यों? उनके अपने पैसे की वजह से, मतलब पैसे की सीट पे बैठे होते हैं। तो कैपिटलिज्म को जो है निगेट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए आपको मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म ये सारे आगे नजर आएंगे। तो हम डिफरेंट आइडियोलॉजीज देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कैपिटलिज्म देखेंगे। अच्छा, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को यहाँ पे थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको उसमें बता देती हूँ पहले कि कैपिटलिज्म क्या एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या फर्म्स होती है ना, वो ज्यादातर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ऑन कर रहे होते हैं ना, मतलब उनके ऑनर्स होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं क्या चीज किस तरीके से बनानी है, कितनी बनानी है, क्या प्राइस होनी चाहिए, सब कुछ। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब ये होता है, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, रॉ मटेरियल जो वगैरह सारा कुछ ना, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होता है, ना कि गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास नहीं होता। किसके पास होता है?
स्टेट की ऑनरशिप नहीं होती, बल्कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन होती हैं वो उनकी ऑनरशिप के अंदर होता है ना। जैसा प्राइवेट बड़ी बड़ी यहाँ पे इंडस्ट्रीज देखते हैं, कंपनीज देखते हैं, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर है ना। कुछ कंट्रीज में आपको नजर आता है कि गवर्नमेंट इस जैसे पीआईए पाकिस्तान में हो गया, या कुछ इस तरह की चीजें होगी, कुछ इस तरह के आप फर्म्स देखेंगे जो या तो फैक्ट्रीज देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑन कर रही होगी। अगर गवर्नमेंट ऑन कर रही होगी तो मतलब कि गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कैपिटलिज्म क्या कहता है कि गवर्नमेंट के पास ना हो सारा कुछ, फैक्ट्रीज वगैरह मींस ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं वो किन के पास हो, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशंस के पास हो, ठीक है, और गवर्नमेंट कोई इंटरफियरेंस ना करे। कैपिटलिज्म, अब ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस होती हैं ये तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को पहला प्रिंसिपल ये है, ये इनको ऑन करे और कंट्रोल करे। अब कंट्रोल किस तरीके से करेगी, इन सब इंडिविजुअल्स का, जो भी लोग होंगे, जो भी फर्म्स होंगी, उनका एक ही मोटिव होता है, टू जनरेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो क्या करेंगे, पहले वो एक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, उसको ऑन करेंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे कि किस चीज की क्या प्राइस होगी, क्या चीज हमने बनानी है, क्या चीज हमने नहीं बनानी। तो सबसे इस तरीके से कंट्रोल करके प्रॉफिट कमाएंगे। वो प्रॉफिट वो और इंडस्ट्रीज लगाएंगे, और इंडस्ट्री से मजीद प्रॉफिट करके वो री इन्वेस्ट करेंगे और इंडस्ट्रीज लगाएंगे। और कैपिटलिज्म यही कहता है कि आप इन्वेस्ट करते जाओ, प्रॉफिट जनरेट करते जाओ, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही प्रॉफिट आएगा, जितना इन्वेस्ट करोगे। इसलिए कहते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो बड़े मतलब कि आपको अमीर अमीर नजर आएंगे, और वो गरीबों को, मतलब जो गरीब, जिस जहां पे कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा होता है वहां पे गरीब गरीब तर होता है, वहां पे अमीर अमीर तर होता चला जाता है। यही वजह होती है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनका तो एक ही मकसद होता है, प्रॉफिट जनरेट करना। जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के पीछे पड़ते हो ना, तो आप अक्सर गरीबों का हक मारने लग जाते हो। आप जो आम मजदूर होता है, लेबर होता है, उसको इतनी वेजेस नहीं देते जितना आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हो। तो कैपिटलिज्म के ऊपर यही क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा है कि जहां पे ये सबसे ज्यादा एक्सरसाइज होता है वहां पे गरीब लोग आपको बहुत ही गरीब नजर आते हैं, और अमीर कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट उस कंट्री में बैठे होते हैं, क्योंकि वो तो इतना प्रॉफिट जनरेट करके, उनका मकसद ही प्रॉफिट जनरेट करना होता है। कैपिटलिज्म चलती ही इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, टू जनरेट प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट जनरेट अब किसी तरीके से भी करें, स्टेट तो बीच में है ही नहीं ना। स्टेट के पास तो मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन है ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास। सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वो लोग ऑन कर रहे हैं। अब फैक्ट्री से साबुन बन के आ रहा है, या ब्रेड बन के आ रही है, कुछ भी बन के आ रहा है, तो वो प्राइसेस, जाहिर है अगर वो ऑन करेंगे तो कंट्रोल, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कंट्रोल, भी वही करते हैं। अब वो कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, कौन से मैकेनिज्म के ऊपर, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब ये होता है कि स्टेट बीच में इंटरफेरेंस नहीं कर, अपना इंटरफेयर नहीं करेगी। मतलब कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं वो मार्केट के मैकेनिज्म्स को देख के डिसाइड करते हैं क्या चीज बनानी है, क्या प्राइस रखनी है। मैकेनिज्म क्या है, सप्लाई एंड डिमांड। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना, कैपिटलिस्ट आप देखेंगे अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्रीज में वही चीज बना रहे होंगे, और जिसकी डिमांड कम होगी वो चीज में उतना वो इन्वेस्ट नहीं करते अपना, ताकि वो डिमांड इतनी नहीं है, हम क्यों इन्वेस्ट करें। अब उन्होंने तो प्रॉफिट जनरेट करना है ना। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो चीज ज्यादा बनाएंगे, जिसकी डिमांड कम होगी वो चीज नहीं बनाएंगे। अगर उन्होंने कोई ऐसी चीज बन गई है जिसकी डिमांड कम हो गई है, लेकिन वो चीज अब उनके पास स्टॉक में, अब वो क्या करेंगे, उसकी प्राइस कम कर देंगे ताकि कम प्राइस हो, तो लोग जल्दी जल्दी खरीद लें सोचे समझा बगैर। अब डिमांड तो है नहीं, अगर हम कम करेंगे तो लोग खरीद लेंगे। अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो वो ज्यादा तो बनाएंगे और ज्यादा करेंगे, उसकी प्राइस भी ज्यादा कर देंगे, क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है। अब लोग ऑब्वियसली डिमांड है, लोग मजबूर है लेने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये फ्री मार्केट। अब यहाँ पे स्टेट आके नहीं बताएगी चीज की प्राइस क्या होगी, तुम क्या बनाओ। अगर स्टेट आके बताएगी कि आप क्या चीज मार्केट में बनाएं और मार्केट में उस चीज की क्या प्राइस रखें, मतलब वो फ्री मार्केट नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड मार्केट है। लेकिन अगर स्टेट को अलाउ नहीं है कि वो बताए, क्योंकि अब जाहिर है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे कंट्रोल कौन कर रहे हैं, इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन। और प्राइवेट इंडिविजुअल कॉर्पोरेशंस के पास है तो वो फ्री मार्केट के ही तहत काम करेंगे, कि सप्लाई एंड डिमांड से वो देखेंगे कि क्या चीज वो बनाएंगे, क्या चीज नहीं बनाएंगे, क्या प्राइस रखेंगे, क्या प्राइस नहीं रखेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर होगी, या तो होगी नहीं या तो ना होने के बराबर। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कैपिटलिज्म के मुताबिक, अब कैपिटलिज्म का देखो, जैसे आप एडम स्मिथ का भी देखो, वो लोग कहते थे मिनिमल, मतलब कि बहुत कम। किस हद तक, कि बस अब ये देखें कि फेयर कंपटीशन है। कैपिटलिज्म चलता ही कंपटीशन में है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपस में कॉम्पीट करते हैं ना, कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, मार्केट में पैसा फेंकते हैं, अपनी प्रोडक्ट फेंकते हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है वो और फेंकेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और फिर अगर उनकी प्रोडक्ट की डिमांड किसी पॉइंट पे जाके कम होती है, उनके पास स्टॉक बचा, जल्दी जल्दी वो उसकी प्राइसेस कम करके उसको निकाल देंगे, और फिर वो चीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि डिमांड कम होगी।
अब यही है ना ओन एंड कंट्रोल, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, अपनी फैक्ट्रीज को किस तरीके से वो ऑन करें, किस तरीके से वो कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल किस चीज से कर रहे हैं, फ्री मार्केट के मैकेनिज्म्स के। फ्री मार्केट का मैकेनिज्म क्या होता है कि आपकी सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करेगी कि आप चीजें क्या बनाओगे, उनकी प्राइसेस क्या रखोगे, ना कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होगी। तो ये है कैपिटलिज्म। अब जो मैंने थियरी लिखी है मैं वो पढ़ देती हूँ। Capitalism is an economic system where private individuals or corporations own and control the means of production rather than the state. It is driven by the self-interest of individuals with the primary goal of generating profit. This profit is typically reinvested to promote further economic growth. Capitalism relies on free markets where prices and production are determined by supply and demand with minimal government involvement. यहाँ पे आपको मैं बता दूं, कैपिटलिज्म की बेस में आपको दो तीन चीजें मिलेंगी। एक प्राइवेट ओनरशिप, दूसरी प्रॉफिट जनरेटिंग प्रॉफिट, तीसरी फ्री मार्केट। और फ्री मार्केट में आपको यही नजर आएगा कि फ्री मार्केट अगर है तो उसका मतलब है कि वहां पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो लोग किस तरीके से प्राइसेस डिसाइड कर रहे हैं, और लोग किस तरीके से डिसाइड करें हमने क्या बनाना है, सप्लाई एंड डिमांड की बेस पे। मतलब ये फ्री मार्केट का मैकेनिज्म है डिसाइड करने के लिए कि क्या चीज बनाएंगे और क्या चीज की क्या प्राइस होगी। ओके, ये कैपिटलिज्म का इंट्रोडक्शन था। अब कैपिटलिज्म जो वर्ड आपको नजर आता है, एक फॉर्मल थ्योरी की, थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, ये तो फॉर्मली दी थी एडम स्मिथ ने। लेकिन एडम स्मिथ ने क्या डायरेक्टली आके जंप मारी थी? नहीं, उससे पहले आपको दो जो है वो इंसिडेंट्स नजर आएंगे। एक लिबरलिज्म का और दूसरा फिजियोक्रेट्स का नजर आएगा कि इन्होंने भी अपना एक कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हम लिबरलिज्म देखेंगे, देन हम फिजियोक्रेट्स का देखेंगे, देन हम एडम स्मिथ का देखेंगे, और वहां पे फिर हम लोग इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन इसका। क्योंकि एडम स्मिथ ने जब इसको फॉर्मली आकर दिया, फिर उसके बाद जो मजीद इसमें एडवांसमेंट हुई वो तो इसकी टाइप्स वगैरह, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है आहिस्ता आहिस्ता ना डिफरेंट स्टेजेस पे। सबसे पहला क्वेश्चन कि लिबरलिज्म का मैम कैपिटलिज्म से क्या लेना देना है? लिबरलिज्म एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म क्या कहता है? इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है? इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। मतलब कि हर बंदा अपनी फ्रीडम के साथ चले। तो मुझे एक बात बताओ, कैपिटलिज्म ये बात करता है ऊपर कि हर इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉर्पोरेशन अपनी मर्जी के साथ चले, उसकी कंपनी क्या बनाएगी क्या नहीं बताया बनाएगी, ये ऑनर का काम है। वो देखिए अगर उसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांड है तो वो प्राइसेस भी उसकी ज्यादा करेगा, देन क्या करेगा, उसको बनाएगा भी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ज्यादा होगी। इंडिविजुअल फ्रीडम ही है ना, चाहे वो एक बंदे की हो एक पूरी फर्म की हो, फ्रीडम हुई ना। लिबरलिज्म भी यही बात करता है। लिबरलिज्म कहता है कि एक बंदा जो करे उसको फ्रीडम दो, उसके कुछ नेचुरल राइट्स है। लिबरलिज्म यही कहता है ना, हर बंदे के नेचुरल राइट्स हैं जो उसको बाय बर्थ मिले होते हैं, और बाय बर्थ जो मिले होते हैं उनको हम नेचुरल राइट्स बोलते हैं। उसकी लिबर्टी, उसका राइट टू लाइफ, उसका राइट टू प्रॉपर्टी, ये सब उसकी क्या है, उसके नेचुरल राइट्स हैं। लिबरलिज्म ये कहता है ना, कैपिटलिज्म ये कहता है लिबर्टी। इन दोनों में कॉमन चीज है क्या? इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम। वो भी फ्रीडम की बात करेगा, लिबरलिज्म भी फ्रीडम की बात करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपिटलिज्म की फाउंडेशन में आपको लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। लिबरलिज्म से ही इनसाइट्स को जो है ड्रा किया गया है। तो सबसे पहले मैंने देखो डिफरेंट कलरिंग इसको दी है। सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, देन फिर आप फिजियोक्रेट्स का आपको मिलेगा, देन एडम स्मिथ का यहाँ पे खत्म होता है, और फिर यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म लेड बाय जॉन लॉक। जॉन लॉक का नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा सबसे ऊपर ऊपर। क्लासिकल लिबरलिज्म लेड बाय जॉन लॉक इन द 17th century लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न कैपिटलिज्म बाय प्रोमोटिंग इंडिविजुअल राइट्स, जिसमें पर्टिकुलरली कौन से थे? तीन की इन्होंने बात की थी। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, लिबर्टी फ्रीडम को बोलते हैं, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, एंड एडवोकेटिंग फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स। यहाँ पे भी था विद मिनिमल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, या तो हो ही ना हो भी तो मिनिमल, बहुत कम हो। जॉन लॉक ने, आप सोशियोलॉजी में जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी करते हो उसमें आप जॉन लॉक का नाम पढ़ोगे, इन्होंने भी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इन्होंने बोला था कुछ राइट्स जो है लोगों के पास नेचुरल है, मतलब उनको अल्लाह ताला ने वो राइट्स दिए हैं, हमें गॉड ने वो राइट्स दिए हैं, वो नेचुरल हैं, आप उनको खींच नहीं सकते, वो बाय बर्थ मिले हैं हमें। जो चीज आपको बाय बर्थ मिलती है वही तो नेचुरल होती है। तो जॉन लॉक जो क्लासिकल लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने बोला था कि यार कुछ राइट्स जो हैं वो तो इंडिविजुअल राइट्स कुछ ऐसे हैं जो आप उनसे खींच नहीं सकते, वो उनको बाय बर्थ मिले हैं, जिनमें कौन से हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम या लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की थी इन्होंने।
इसने भी प्राइवेटाइजेशन की बात की कैपिटलिज्म में। तो लोग ने बोला था ये कुछ 3-4 किस्म के राइट्स हैं जो नेचुरल हैं। अब गवर्नमेंट इनको खींच नहीं सकती, गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स, के राइट्स को सिर्फ प्रोटेक्ट करे। कैपिटलिज्म ये कहता है गवर्नमेंट इन्वॉल्व अपने इंटरफेरेंस नहीं करेगी कौन बंदा क्या प्राइस रख रहा है। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि वो ये देखे कि फेयर कंपटीशन है या नहीं है, फेयर ग्राउंड्स के ऊपर आप जाए। ठीक है। तो लोग ने भी यही बात की थी, कुछ राइट्स जो है वो लोगों के नेचुरल राइट्स हैं, जिनमें राइट टू लिबर्टी आता है। और राइट टू लिबर्टी ही एक इस तरह का राइट है जो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को बकल करता है, जोड़ता है। राइट टू प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी बात की थी जॉन लॉक ने। ठीक है। तो जॉन लॉक ने कहा था कि गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है वो प्रोटेक्ट करे, अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी, ये इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला था। तो कैपिटलिज्म आप देखें तो कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं लिबरलिज्म के ऊपर ही खड़ा है, यहीं से उसने अपनी इनसाइट ड्रॉ की है। तो सबसे पहले इसकी फाउंडेशन में आपको क्या नजर आता है? सबसे पहले आपको नजर आता है क्लासिकल। अब क्लासिकल लिबरलिज्म तो जॉन लॉक ने दे दिया। अब उसके बाद इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर के राइट डिफरेंट हमारे राइट्स हैं जो नेचुरल हैं ये वो, मतलब इन्हीं राइट्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया मिड 18th सेंचुरी में फिजियोक्रेट्स ने। ठीक है। फिजियोक्रेट्स जैसे कि फ्रांसवा क्विस ने एंड विंसे डी गौर ने, ये कुछ नाम है। फिजियोक्रेट्स एक पूरा ग्रुप था, लेकिन हमने मेन जो मतलब लीडिंग फिगर्स है उनके मैंने नाम बताए हैं, लाइक लिखा हुआ है फ्रांसवा क्विस ने एंड विंसे डी गौर ने। इस तरह करके कुछ फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिनको हम मिला के बोलते थे ये सारे फिजियोक्रेट्स। इन्होंने इकोनॉमिक अपनी तरफ से एक मॉडल दिया था, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे इन्होंने बिल्ड करके इन्होंने लेसर फेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। लेसर फेयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इकोनॉमीज जो हैं वो नेचुरल लॉस के मुताबिक चले। नेचुरल लॉ क्या, जो कि प्री मार्केट में होता है, नेचुरल मतलब नेचुरली जिस चीज की डिमांड नेचुरली ज्यादा होगी वही चीज बनाए, जिस चीज की नेचुरली डिमांड ये ना बनाए, जिसकी ज्यादा है आप प्राइस बेशक ज्यादा करें, जो भी करें, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के लिहाज से आप चीजें बनाएं। और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तकरीबन ना हो, या तो हो ही ना, या तो बहुत ही कम हो। तो ये लेसी फेयर का कॉन्सेप्ट था। लेसी फेयर का कॉन्सेप्ट आपने बहुत जगह पे सुना होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फिजियोक्रेट्स ने कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया दिया है। फ्रांसवा क्विसने एंड विंसे डी गौर ने, इन लोगों ने एक पूरी, आप समझें एक पूरी कैंपेन थी लेसी फेयर की, ये चलाई थी। यहाँ पे लेसी फेयर का मैंने बताया भी है कि कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब आया था। द टर्म लेसी फेयर इज एट्रीब्यूटेड टू अ कन्वर्सेशन बिटवीन द फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर, फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर था जीन बैप्टाइस्ट कॉल्बर एंड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच मर्चेंट्स, जो कि उस टाइम मतलब एक पूरा ग्रुप था फ्रेंच मर्चेंट्स का। उनके अगेंस्ट कौन था? फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर था। फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ने मर्चेंट्स से पूछा कि आप बताएं गवर्नमेंट किस तरीके से कॉमर्स को लेकर चले, मतलब इकोनॉमी किस तरीके से बेहतर हो, क्या सिस्टम हो। तो उस पे एक जो मर्चेंट था उसने बोला था कि लेट्स सी नोस फेयर, लेट अस डू इट, हमें ये करने दो, आप डिसाइड ना करो हमें कैसे करने दो। वो ये कहते कि हमें फ्री मार्केट आप छोड़ें, फ्री मार्केट छोड़ें, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे और नेचुरल लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो इकोनॉमी फंक्शन करे, ना कि आप डिसाइड करें। ये जो फिजियोक्रेट्स है वर अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ द आइडिया दैट इकोनॉमी वुड फंक्शन बेस्ट विद लिटिल टू नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिलाइंग ऑन नेचुरल ऑर्डर एंड फ्री मार्केट्स। फिजियोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है ये सबसे पहले थे जिन्होंने इस तरीके से आके बात की थी। क्लासिकल लिबरलिज्म एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ना, उसने तो जैसे राइट टू लिबर्टी की बात की, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, राइट टू लाइफ की बात की, डिफरेंट राइट्स की बात की, उनमें से राइट टू लिबर्टी को अगर हम पकड़ें तो फिजियोक्रेट्स ने भी यही बात की थी। ये फ्रेंच ग्रुप था इकोनॉमिस्ट का, इन्होंने भी यही बात की थी कि आप लोग जो नेचुरल लॉज हैं सप्लाई एंड डिमांड के, उसके मुताबिक चलें, मतलब फ्री मार्केट के ऊपर चलें। तो सबसे पहले जो फ्री मार्केट का इस तरीके से कॉन्सेप्ट फिजियोक्रेट्स ने दिया था। फिर फिजियोक्रेट्स के ही आइडिया को फर्दर किया था एडम स्मिथ ने। तो आप जो एडम स्मिथ के नाम से कैपिटलिज्म को जानते हो, उसकी ये रूट्स हैं। ठीक है। तो आज समझ आ गया ना, जो आप लेसिफेयर का कॉन्सेप्ट बार पढ़ते हो, ये असल में सबसे पहले ये किसने लिया था? ये प्रॉपर कॉन्वर्जेशन थी फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर की, बाकी जो है जो मर्चेंट्स थे उस टाइम के, उनके साथ उन मर्चेंट्स को जो है वो फ्रांसवा क्विन से ही लीड कर रहे थे। और उस टाइम पे जब फ्रेंच मिनिस्टर ने पूछा तो आगे से जवाब क्या मिला? लेसी नो फेयर, लेसी नो फेयर, कि हमें डिसाइड करने दो। ठीक है, आप लोग डिसाइड ना करो, मतलब हमें कैसे डिसाइड करने दो, हम फ्री मार्केट एक्सरसाइज करेंगे, जिस चीज की डिमांड होगी हम बनाएंगे, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, जिस चीज की डिमांड नहीं होगी हम नहीं बनाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। तो
ये था लेसी न्यू फेयर या लेसी फेयर का कॉन्सेप्ट। तो लेसी फेयर का जो कॉन्सेप्ट था उसी के ऊपर बिल्ड किया एडम स्मिथ ने। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा इंकरेज हुए थे, बहुत सारी कंट्रीज किस इकोनॉमी को हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट मैदान में आएंगे, जो चीज की डिमांड होगी वो बनाएंगे, ना जो है बेकार में कोई चीज बनाओ, ना कुछ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो, कंट्री बेहतर हो। ऑल्दो द फिजियोक्रेट्स introduced the concept of laissez-faire, it was Adam Smith who expanded upon it within the framework of capitalism in his influential work, The Wealth of Nations. Smith developed the first formal theory of capitalism, advocating that markets should operate without government interference, allowing the invisible hand of supply and demand to regulate economies activities efficiently. यहां तक मैंने क्या बात की, नीचे मैंने इसी चीजों को एक्सप्लेन किया है। जरूर फिजियोक्रेट्स ने लासीफेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। देखो जो लिबरलिज्म था, मैंने आपको बताया ना, वो बहुत जनरल, वो कैपिटलिज्म या इकोनॉमी के लिहाज से बात नहीं की थी जॉन लॉक ने। वो तो राइट्स के लेके सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट किस तरीके से बनी उसमें बात करते थे, गवर्नमेंट किस तरीके से बनी। तो उसमें उन्होंने बोला गवर्नमेंट इस तरीके से बनी, लोगों के नेचुरल राइट्स हैं। वो नेचुरल राइट्स में उन्होंने तीन को प्रॉपरली मेंशन किया था, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। और इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लोगों ने गवर्नमेंट बनाई। तो वो गवर्नमेंट बनाने का जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा थ्योरी है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट से, या वो जो लिबरलिज्म था, जो जॉन लॉक की थॉट्स थे, उनमें से जो है कैपिटलिज्म निकल के आता है। फिजियोक्रेट्स ने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ड करके लेसी फेयर का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। लेसी फेयर के कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कहा था कि फ्री मार्केट हो, नेचुरल जो लॉज इन सप्लाई एंड डिमांड के, हम उस तरीके से इकोनॉमी को डिसाइड करते हैं, ना कि गवर्नमेंट करे। जब फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर ने पूछा तो मर्चेंट्स ने ये जवाब दिया कि आप नेचुरल लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को आप दरमियान में रखें, ना कि गवर्नमेंट इंटरवीन कर करके सब कुछ बेड़ा गर्क कर दे। तो फिजियोक्रेट्स ने आके लेसी फेयर का दे दिया, लेकिन अभी तक कैपिटलिज्म वर्ड प्रॉपरली किसी ने एक फॉर्मल थ्योरी नहीं दी थी। तो फिजियोक्रेट्स तो आके ये कॉन्सेप्ट देकर चले गए। एडम स्मिथ थे जिन्होंने फर्दर इसको फर्दर किया था, एक फॉर्मल थ्योरी दी थी कैपिटलिज्म की। ठीक ठीक है, ठीक है। इन्होंने ना जो फ्री मार्केट के लिए इन्होंने इनविजिबल हैंड, इनविजिबल जो नजर नहीं आता, इनविजिबल हैंड का इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इनविजिबल हैंड को इन्होंने क्या कहा था, ये एक मेटाफोर था, मतलब इन्होंने फर्जन बोला था, असल में कोई हैंड नहीं होता, मतलब एक इन्होंने मतलब नाम दे दिया था कि ये इनविजिबल हैंड है। कहा क्या था इन्होंने, स्मिथ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड वेयर इंडिविजुअल्स परसुइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट unintentionally contribute to the overall good of society। इन्होंने बोला था कि जो लोगों का एक सेल्फ इंटरेस्ट है ना, टू जनरेट मोर प्रॉफिट, उन्होंने बोला था ये एक इनविजिबल हैंड है जो कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करता है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी कंट्री अमीर हो सकती है। देखो अगर हर बंदा चाह रहा है कि मैं अपनी कंट्री में, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या, मैं प्रॉफिट जनरेट करूं। अब मैं ये तो नहीं चाह रही कि मेरी सोसाइटी बेहतर हो, मैं तो यही चाह रही हूँ ना कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करूं। अगर मैं जैसे 10 बंदे चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी कंट्री में प्रॉफिट जनरेट करें, अब इनडायरेक्टली तो गवर्नमेंट का खजाना भी भर रहा है ना। इनडायरेक्टली तो ये हो रहा है ना कि हमारी इकोनॉमी कंट्री की बेहतर हो रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा था जो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, कि हर बंदे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना, ये एक इनविजिबल हैंड है जो सोसाइटी को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। ये क्या है, एक जो इनविजिबल हैंड है, सोसाइटी को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। मजीद उन्होंने कहा था कि ही आर्ग्यूड दैट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी सप्लाई एंड डिमांड नेचुरली रेगुलेट देमसेल्व्स। उन्होंने बोला हर बंदा देखो, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, मैंने प्रॉफिट जनरेट करना है। अब नेचुरल लॉस क्या है मार्केट के, कि सप्लाई एंड डिमांड डिसाइड करता है आप क्या चीज बनाओगे। मैं चाहती हूँ मैं प्रॉफिट जनरेट करूं, अब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में, मैं तो वही चीज बनाऊंगी ना, क्योंकि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट तो प्रॉफिट जनरेट करना है। अब जिस चीज की डिमांड मार्केट में ज्यादा, देखो सप्लाई एंड डिमांड ही डिसाइड कर रहा है कि मैंने क्या चीज बनानी है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड में किस तरीके से देख लो, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लेंस से, कि जो चीज डिमांड में ज्यादा होगी मैं वो बनाऊंगी, जो चीज नहीं होगी मैं नहीं बनाऊंगी। अब मैं असल में तो अपने प्रॉफिट जनरेट करने की आदत को ही फॉलो कर रही हूँ ना, और वो भी फ्री मार्केट को देखते हुए। तो उन्होंने कहा था ये जो इनविजिबल हैंड होता है ना, सप्लाई एंड डिमांड का, सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है हमारा, ये ही ग्रोथ की तरफ जाता है किसी भी कंट्री को लेकर। तो इनविजिबल हैंड की इन्होंने बात की थी, इन्होंने इस चीज को इनविजिबल हैंड का नाम दिया था। देन उन्होंने फ्री मार्केट्स की बात की। स्मिथ एडवोकेटेड फॉर laissez-faire capitalism where markets operate with minimal government intervention and competition drives innovation and efficiency। एडम स्मिथ ने बोला था जो कैपिटलिज्म, उसकी वजह से किसी भी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा तरक्की होती है, लोग इनोवेटिव हो जाते हैं, वो नई से नई चीजें आजाद करते हैं। देखो कैपिटलिस्ट का काम ही ये होता है, नई नई तरीके की चीजें लेके आएंगे। आप बड़े बड़े फैशन इंडस्ट्रीज को देखें ना, वो प्राइवेटली ऑन की भी होती है ना। बड़ी बड़ी फैशन इंडस्ट्रीज हर दिन एक नया ड्रेस डिजाइन निकाल के लाएंगे। आप
ये जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स देखें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पीछे लोग पागल हो रहे होते हैं, आपको पता है बहुत बड़ा ट्रैप है। वो लोग हजार तरह की चीजें लेके आएंगे जो आपके ऊपर शायद इतना असर भी ना करे, लेकिन आप उनके झांसे में आ जाते हैं। अब वो अपने नाम से ब्रांड कुछ भी लॉन्च करता है, नया प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट, और उसकी डिमांड एकदम बढ़ती है। अगर उसकी डिमांड कम होती है, वो वाला प्रोडक्ट फिर नहीं लेके आएंगे, मतलब फ्री मार्केट पे चलते हैं। और उन्होंने बोला था एडम स्मिथ ने कि ये जो फ्री मार्केट होती है, ये जो इनविजिबल हैंड होता है ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना, और उसके साथ ये जो फ्री मार्केट होती है, ये मिल के क्या करती है, इन्वेस्टर्स को इनकरेज करती है, कोई नई नई चीजें लेके आए, ताकि डिमांड जो पुरानी चीज है उनका, मेरा कंपटीटर वो एक साबन निकाल रहा है, कोई भी सोप है वो निकाल रहा है, उसकी बहुत डिमांड है। अब मैं क्या करूंगी, मैं चाहूंगी मैं उससे अच्छा सोप निकाल के लाऊं, ताकि मेरे उसकी डिमांड, देखो एक इनोवेशन हुई ना, मैंने एक और सोप लेके आई, अब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जो मेरा कंपटीटर होगा उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो अब वो क्या करेगा, उसके पास तो इतना ज्यादा स्टॉक था, वो अब उसकी प्राइसेस गिराएगा बेचारा, और उसको मार्केट में निकालेगा, लोगों को बेचेगा किसी ना किसी तरीके से। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा था जो इनविजिबल हैंड होता है और फ्री मार्केट होती है, ये दो कॉन्सेप्ट दिए थे। एक उन्होंने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर। He emphasized the importance of the division of labor, where specialization in टास्क इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने बोला था इनविजिबल हैंड होना चाहिए। इनविजिबल हैंड मतलब कि हर बंदे का सेल्फ इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट जनरेट करने का, तो क्या करेगा, वो अनइंटेंशनली, वो चाहेगा तो नहीं कि मेरी सोसाइटी में ग्रोथ हो, तो अपने ग्रोथ का काम करेगा, लेकिन उसकी उसकी ग्रोथ उसकी सोसाइटी की ग्रोथ करेगी इनडायरेक्टली। फिर उन्होंने बात कि फ्री मार्केट्स भी होनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला था, फ्री मार्केट्स भी होनी चाहिए, मतलब कि अब प्रॉफिट तो जनरेट करना हर कोई चाहता है, लेकिन अगर फ्री मार्केट नहीं होगी, गवर्नमेंट बार बार इंटरवीन करेगी, तो बंदा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकेगा अच्छे तरीके से। अब फ्री मार्केट भी होनी चाहिए। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट लेसे फेयर कॉन्सेप्ट ठीक है, तो इन्होंने फ्री मार्केट्स की बात की कि मार्केट्स आप फ्री छोड़ें, गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे। दूसरा फिर उन्होंने बोला था कि डिवीजन ऑफ लेबर भी होनी चाहिए, तब कैपिटलिज्म आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करोगे। डिवीजन ऑफ लेबर क्या, अगर आपकी कोई भी कंपनी है, वहां पे आप डिफरेंट काम कर रहे हो, ठीक है, तो हर काम के लिए जैसे कोई भी मतलब कैशियर का काम है, तो आप देखो अकाउंटिंग का कोई बच्चा हो, आप उसको हायर करो। देन अगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेबोरेटरी में टेस्ट कराना है, तो आप उनके प्रोफेशनल्स लो। तो इस तरीके से अगर आपने सेल करवानी है, तो आप मार्केटिंग के लोग लो, मतलब हर हर फील्ड में जो बंदा मास्टर है, उस बंदे को उठाओ। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, के लेबर को उसके काम के लिहाज से डिवाइड कर दो, कि तुम्हारी ये डिग्री है, तुम इसमें परफेक्ट हो, तुम ये काम करो, तुम इसमें परफेक्ट हो, तुम वो काम करो। उन्होंने बोला जब ये तीन चीजें आपस में मिल जाती हैं, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, ऊपर से फ्री मार्केट है, ऊपर से आपने लेबर को डिवाइड किया हुआ है, तो फिर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे। फिर आप प्रॉफिट जनरेट करके आप री इन्वेस्ट करोगे, फिर जनरेट करके फिर री इन्वेस्ट करोगे। यही बात इन्होंने यहां से आगे बोली है, जो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ी थी। स्मिथ developed the first formal theory of capitalism, advocating that markets should operate without government interference, मतलब कि फ्री मार्केट्स हो, allowing the invisible hand of supply and demand to regulate economic activities efficiently। जो इनविजिबल हैंड होगा हमारा प्रॉफिट जनरेट करने का, जो एक वो होगा, और जो फ्री मार्केट होगी, वो मिलके क्या करेगा, वो मिलके डिसाइड करेगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितना ऊपर जा रही है। अगर फ्री मार्केट है तो सोसाइटी ऊपर जाएगी, क्योंकि देखो कैपिटलिस्ट आपकी कंट्री में बैठे हैं बड़े बड़े, जरूर आपकी कंट्री में कैपिटलिज्म की वजह से बहुत इनइक्वालिटी आती है, क्योंकि देखो एक कैपिटलिस्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है, वो री इन्वेस्ट करता जा रहा है, लेकिन वो अपने जो लेबर है उसको वो उतनी फिक्स वेजेस दे रहा है, तो अब अमीर ज्यादा से ज्यादा कौन होता जा रहा है, कैपिटलिस्ट। बेचारे गरीब लोगों की तो वो हर बार बार हर महीने तो वेजेस नहीं बढ़ा रहा ना, उनको पुअर कंडीशंस में रखा होता है। पुअर कंडीशंस में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेटिंग। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना होता है, तो वो जहां जहां से जितना जितना पैसा बचा सके ना, कैपिटलिस्ट बचाने की कोशिश करते हैं। यही कैपिटलिज्म के ऊपर क्रिटिसिज्म है, कि इसकी वजह से किसी भी कंट्री में कुछ लोग तो अमीर तर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग गरीब तर हो जाते हैं, ज्यादा ज्यादा अवाम गरीब रह जाती है। ठीक है, तो ये था कैपिटलिज्म का पूरा इंट्रोडक्शन सॉरी। ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म के बाद आपको लेसे फेयर कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेसे फेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर एडम स्मिथ ने आगे मजीद फर्दर किया। तो ये सारी चीजें मिलके एंड पे एक फॉर्मल थ्योरी थी जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, और उन्होंने वही बात की थी जो ऊपर है। फ्री मार्केट इंडिविजुअल लिबर्टी की ही बात करता है, लेसे फेयर फ्री मार्केट की बात करता है। इनविजिबल हैंड की जो उन्होंने बात की थी कि परसुइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट अनइंटेंशनली, ये लाइफ टू राइट टू लिबर्टी, ये जो लिबरलिज्म की बात, लिबरलिज्म में आपको नजर आता है राइट टू लिबर्टी। हमारी, अगर मैं चाहती हूँ मुझे फ्रीडम, मैं प्रॉफिट को परस्यू करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं, अगर कोई मुझे रोकेगा तो मतलब मेरे पास राइट टू लिबर्टी नहीं है।
अगर मुझे कोई एक्सरसाइज करने देगा मतलब राइट टू लिबर्टी है, और राइट टू लिबर्टी की बात लिबरलिज्म करता है। लिबरल आइडियोलॉजीज इंडिविजुअलिज्म की बात करती है, लिबरल आइडियोलॉजी ना। लिबरलिज्म किसकी बात करता है? इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है। कैपिटलिज्म भी तो इंडिविजुअलिज्म की बात करता है ना। इसीलिए ये जो लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारी इंटरमिंगल्ड है, मतलब ये एक ही जैसी आइडियोलॉजीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुई हैं। कैपिटलिज्म लिबरलिज्म के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। तो खैर आज का इंट्रोडक्शन में यही था। अब अगले लेक्चर में मैंने बहुत कोशिश की अच्छे तरीके से इसको बताने की। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो प्लीज मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, या वरना कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आगे जो है मैं आपको इसकी जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कराऊंगी, ठीक है, कि किसी किसी ये हिस्टोरिकली डेवलप हुआ है। फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के बाद कमर्शियल रेवोल्यूशन आया, कमर्शियल रेवोल्यूशन में फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, देन मॉडर्न कैपिटलिज्म एंड देन ग्लोबल कैपिटलिज्म की तरफ किस तरीके से गया। तो हम ये सारी हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना, किसी किसी डेवलप हुआ। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था ना कि एडम स्मिथ ने फॉर्मल थ्योरी दी थी कैपिटलिज्म की, और वो भी बहुत डायरेक्ट उन्होंने जंप नहीं मारी थी, उन्होंने पीछे से एक दो स्टेजेस आपको नजर आएंगे, एक दो तीन इंसिडेंट्स जिनके ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। और उन्हीं के ऊपर जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल राइट टू लिबर्टी, यही है ना इनविजिबल हैंड, कि हम चाहते हैं हम अपने प्रॉफिट की जो हमारी प्रॉफिट को परस्यू करने की जो हमारी नेचर है, वो इंडिविजुअल राइट है ना लिबर्टी का। देन लेसे फेयर का कॉन्सेप्ट जो था, फ्री मार्केट का, डिवीजन ऑफ लेबर भी हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कैपिटलिज्म के ऊपर। ये जब हम मार्क्सिज्म करेंगे, कम्युनिज्म करेंगे, वहां पे कंट्रास्ट में आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से ये सारी चीजें गरीबों को और सब्जुगेट कराती हैं। और इसीलिए ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बन गई है बहुत ज्यादा। क्योंकि आपकी सोसाइटी में जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं वही लॉज बनाते हैं, जिसके पास पैसा है उसी की से है, जिसके पास पैसा नहीं है उससे कोई भी नहीं पूछता। और जो ये छोटे छोटे बेचारे लेबर, मतलब आप देखो ना, ये जो मजदूर तबका होता है वो बहुत दबता है कैपिटलिज्म की वजह से। चलो, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसके मजीद इसकी स्टेजेस बताऊंगी, देन फिर हम इसकी टाइप्स करेंगे, फिर इसका हम कैपिटलिज्म के साथ, ओ सॉरी, डेमोक्रेसी का रिलेशनशिप क्या है कैपिटलिज्म के साथ, ये हम करेंगे। देन हम मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के ऊपर जाएंगे। तो थैंक, अल्लाह हाफिज।